इस वीडियो में दोस्तों बीएड फर्स्ट ईयर 5वें पेपर का सेकंड यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और 5वें पेपर के दोस्तों बाकी यूनिट्स को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट में दोस्तों आप यूनिट बाय यूनिट सारे वीडियोज़ देख करके अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, भाषण विधि क्या है और भाषण विधि के दोष क्या है। भाषण विधि दोस्तों आप जानते हैं कि भाषण के माध्यम से समझाना और मतलब कि लेक्चर आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके दोषों की हम बात करेंगे, दोष इसके इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए पहला है अमनोवैज्ञानिक ये विधि है। यह विधि मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इसमें बालक की आवश्यकताओं, रुचियों और मनोदशा का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें सीखने की कोई रुचि है या नहीं है, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता। अब देखिए भाषण में क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे बैठे रहते हैं और टीचर को क्या होता है, सिर्फ लेक्चर देना होता है, वहाँ पर सिर्फ बोलना होता है। अब चाहे आधों को समझ में आ रहा हो या पूरों को ही समझ में ना आ रहा हो, तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ भाषण देना है, जिस टॉपिक के लिए भाषण देने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो उस टॉपिक पर सिर्फ चर्चा होगी, ना तो शिक्षार्थियों का कोई मूल्यांकन लिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये एक दोष इस विधि का रहता है। एक प्रकार से इस विधि में बालक को महत्व न दे करके विषय वस्तु को जैसे तैसे प्रस्तुत करने पर ही अध्यापक जोर देता रहता है। और इस तरह से यह विधि जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करती है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा बिंदु आता है, देखिए क्रियाशीलता का इसमें अभाव रहता है। इस विधि में ज्ञान को मौखिक वर्णन द्वारा बिना किसी प्रयोगात्मक क्रियाओं का सहारा लिए हुए प्रस्तुत करने का ही प्रयत्न किया जाता है। करके सीखना तथा परीक्षण, प्रयोग और व्यवहारात्मक उपयोग आदि के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। अतः इस विधि द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान की आंशिक प्राप्ति हो सकती है। इसके उपयोग से संबंधित आवश्यक कुशलताओं तथा योग्यताओं का विकास नहीं हो पाता है। तीसरा बिंदु देखिए, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा। इस विधि में बिना अच्छी तरह समझे हुए शाब्दिक ज्ञान प्राप्ति पर जोर दिया जाता है और इस तरह से यह विधि रटने की प्रवृत्ति को जन्म देती है। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है, निरस तथा अरुचिकर यह विधि रहती है। व्याख्यान विधि से पढ़ाने में कक्षा के वातावरण का सक्रिय, सरस एवं सजीव होने के स्थान पर निरस एवं अरुचिकर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। विद्यार्थी पूरी तरह से ये श्रोता बने अध्यापक की ओर निहारते रहते हैं। पांचवा बिंदु देखिए, अध्यापक और विद्यार्थियों का अजनबी बना रहना। भाषण विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी बने रहते हैं और विद्यार्थियों को अध्यापक द्वारा कोई व्यक्तिगत सहायता या निर्देशन प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसा कि मैंने बताया, भाषण में क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे बैठे रहते हैं, टीचर को सिर्फ लेक्चर देना होता है। तो भाषण विधि में हर एक बच्चे के प्रति टीचर ध्यान नहीं दे सकता है और हर एक बच्चे का उत्तर भी वहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। अध्यापकों के लिए उपयुक्त सिद्ध न होना। व्याख्यान विधि से केवल वे ही अध्यापक प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ा सकते हैं जो विषय वस्तु को ठीक प्रकार से तैयार कर सके और अपनी भाषण कला द्वारा उनकी जो प्रभावपूर्ण ढंग से उसको प्रस्तुत कर सके। ऐसे अध्यापकों के अभाव में इस विधि की सफलता की कोई आशा नहीं की जा सकती है। इसके बाद में देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, स्थूल शिक्षण। स्थूल शिक्षण में देखिए, स्थूल अर्थात मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रेस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा या ज़्यादा। अध्यापकों के लिए स्थूल पाठ योजनाओं के अर्थ सेमेस्टर, मासिक, वार्षिक पाठ्यक्रम से होता है। शिक्षक एक कालांश के लिए शिक्षण की जो योजना तैयार करता है उसे पाठ योजना कहा जाता है। इसी तरह से जो कक्षा शिक्षण में अनुसरण किया जाता है, अध्यापक प्रशिक्षण में पाठ योजना निर्देशन करने का कार्य करते हैं और शिक्षण क्रियाओं को कैसे आरंभ किया जाए और उनको कैसे क्रियान्वित किया जाए, शिक्षण अभ्यास के लिए, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए पाठ योजनाओं का विशेष महत्व होता है। इसमें शिक्षक जिस पाठ्य वस्तु को पढ़ाना चाहता है उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है। उस छोटी इकाई की विषय वस्तु को वह एक कालांश में पढ़ाता है। इस इकाई में सार्थक क्रियाओं में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इन क्रियाओं को सहायता से छात्रों की महत्वपूर्ण सीखने के अनुभव प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाया जाता है। यह सिद्धांत इकाई पाठ योजना को व्यवहारिकता प्रदान करता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। माइक्रो टीचिंग की हमने बात कर ली है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, क्षेत्रीय भ्रमण एवं पर्यटन का विज्ञान शिक्षण में क्या महत्व है। तो देखिए आधुनिक विज्ञान शिक्षण में प्रत्यक्ष तथा व्यवहारिक अनुभव द्वारा ज्ञान को अधिक स्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है। विद्यालय एक सीमित स्थान है, यहाँ बालकों के सीखने की संभावनाएं भी सीमित रहती है। पर्यटन के द्वारा बालकों को स्वयं प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव प्राप्त करने के सुअवसर प्राप्त होते हैं। उन्हें सूक्ष्म निरीक्षण, परीक्षण, बौद्धिक शक्तियों के विकास करने में सहायता मिलती है। क्षेत्रीय भ्रमण में छात्रों को विद्यालय प्रांगण से बाहर आकर के सामाजिक और प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक वातावरण में बहुत सी वस्तुओं, क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने के अवसर मिलते हैं।
विज्ञान पर्यटन से तात्पर्य उन स्थानों पर घूमना और अध्ययन करना है जहां वैज्ञानिक तथ्यों, घटनाओं और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण और अध्ययन संभव हो सके। विज्ञान में इस प्रकार के स्थानों में जंगल, औद्योगिक केंद्र, अस्पताल आदि आते हैं। क्षेत्रीय पर्यटन के उद्देश्य देखिए, पहला उद्देश्य है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति रुचि विकसित करना। दूसरा उद्देश्य है छात्र की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है अपने आसपास के वातावरण में दिखाई देने वाली वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना। और चौथा उद्देश्य है वैज्ञानिक धारणाओं को स्पष्ट करना। पांचवा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति व अभिरुचि का विकास करना। छठा बिंदु है वैज्ञानिक विधि से कार्य करने का प्रशिक्षण देना। सातवां बिंदु है छात्रों को सामान्य विज्ञान के दैनिक जीवन में व्यवहारिक महत्व को बताना। आठवां उद्देश्य यहाँ पर देखिए छात्रों में सहयोग व सौहार्द की भावना का विकास करना। नौवां उद्देश्य है छात्रों को फूल, पत्ती, जीव जंतुओं, विभिन्न प्रकार की मिट्टी, पत्थर और खनिजों को एकत्रित करने के अवसर प्रदान करना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यटन का उत्तरदायित्व पूर्व रूप से शिक्षक पर ही होता है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर छात्र भी अध्यापक का सहयोग करते हैं। क्षेत्र पर्यटन निम्न सोपानों को संपन्न करता है। देखिए, पहला है पर्यटन स्थल का चुनाव, दूसरा है पर्यटन की पूर्व तैयारी, तीसरा है पर्यटन का क्रियान्वयन और चौथा है पर्यटन के प्राप्त जो सामग्रियां हैं, पांचवा है मूल्यांकन और छठा है रिपोर्ट लिखना। इस तरह से 6 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। पहला है पर्यटन स्थल का चुनाव। पूर्ण रूप से पर्यटन तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक भौगोलिक, सामाजिक व औद्योगिक वातावरण से संबंधित प्रकरण का चयन करके उपयुक्त स्थान का चुनाव करे। अतः पर्यटन की तैयारी के लिए सबसे पहला कार्य स्थल का चुनाव करना होता है। पर्यटन स्थल का चुनाव करते समय निम्न बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक होता है। तो देखिए, पहली बात आपको ध्यान रखनी होती है कि पर्यटन स्थल का जो चुनाव है बालकों के आयु व मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर उद्देश्यों को ध्यान में रख करके पर्यटन स्थल का चुनाव करना चाहिए कि किस टॉपिक के लिए हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य भी हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण, यदि छात्रों को समाज के लिए उपयोगिता या महत्व अध्ययन करना है तो साबुन की फैक्ट्री सही स्थान हो सकता है। और इसके बाद में तीसरा बिंदु देखिए, धन की उपलब्धता के अनुसार पर्यटन स्थल दूर या पास होना चाहिए। चौथा बिंदु है पर्यटन स्थल से विद्यालय दूरी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए कम दूरी व माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए अधिक दूरी के स्थान का चुनाव किया जा सकता है। इसके बाद में दूसरा बिंदु है पर्यटन की पूर्व तैयारी क्या क्या होनी चाहिए। तो पहले नंबर पर है अधिकारियों से भ्रमण की तिथि की अनुमति लेना। दूसरा है छात्रों को अभिभावकों से उनकी अनुमति लेना। तीसरा बिंदु है छात्रों के रहने, खाने पीने संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था करना। चौथा बिंदु है आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करना। पांचवा बिंदु है छात्रों को आवश्यक सामग्री के निर्देश देना, जैसे कैमरा, भोजन, डायरी, पेन आदि। छठा बिंदु है विभिन्न कार्यों के लिए छात्रों के अलग अलग समूह बनाना, जैसे भोजन नाश्ता समिति, शैक्षिक समिति, व्यवस्था समिति, परिवहन समिति, मनोरंजन समिति। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में हम बच्चों को बांट देंगे ताकि काम भी आसान हो जाए और सभी का काम बन जाए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। और यहाँ पर प्रत्येक समिति में क्रियाशील छात्र को उनके जो दायित्व है, उनके कार्य हैं, उनसे परिचित करवा देना चाहिए। तीसरा बिंदु देखिए, पर्यटन का जो क्रियान्वयन है वो किस तरह से होगा। तो इसमें शिक्षक व छात्र पूर्व निर्धारित स्थान पर इकट्ठे होकर के अपने द्वारा निर्धारित साधन द्वारा गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी छात्र अपना अपना कार्य करते हैं तथा शिक्षक उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु है कि पर्यटन से प्राप्त सामग्री। इस चरण में भ्रमण से प्राप्त सूचनाओं व सामग्रियों को व्यवस्थित करना होता है, जिसके लिए दोस्तों पहला बिंदु है कि इसमें भ्रमण के स्थान का जानकारी के अनुसार विवेचन होना चाहिए। दूसरा है भ्रमण के विभिन्न पक्षों पर निबंध लिखे जा सकते हैं। तीसरा है सामग्री निर्माण प्रक्रिया का विवेचन। इसके बाद में देखिए प्रदर्शन, भ्रमण स्थल से प्राप्त सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में देखिए अगला प्रतियोगिता। तो पर्यटन से प्राप्त जानकारी पर छात्रों के मध्य प्रतियोगिता और संपन्न कराई जाती है। पांचवा बिंदु है मूल्यांकन। इसमें भ्रमण के अनुभव, कमियों तथा सुझाव आदि रखे जाते हैं तथा इन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। छठा बिंदु देखिए रिपोर्ट लिखना। तो इस चरण में भ्रमण के प्रारंभ से लेकर के मूल्यांकन तक के सभी क्रियाकलापों को व्यवस्थित रूप से लिख करके टाइप करना होता है और उसे मार्गदर्शक पत्रिका के रूप में भविष्य के लिए विद्यालय पुस्तकालय में रखा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पर्यटन से क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला लाभ है भ्रमण छात्र शिक्षक और छात्र छात्रा के मध्य औपचारिकता पूर्ण संबंधों को समाप्त कर देते हैं। इससे सभी एक दूसरे को समझने लगते हैं। इसके बाद में भ्रमण के बालकों को वैज्ञानिक अभिवृद्धि व अभिरुचि का विकास होता है। तीसरा बिंदु है पर्यटन से छात्रों को पढ़ाई नीरस नहीं लगती और वे अपना दैनिक पाठ्यक्रम पूरा करने में पुनः रुचि लेने लगते हैं। चौथा बिंदु है कि विज्ञान स्थानों के पर्यटन से छात्रों को उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है जो कक्षा शिक्षण द्वारा संभव नहीं है। पांचवा बिंदु है पर्यटन विभिन्न प्रकार के छात्रों को उनके स्तर के आधार पर पहचान सकता है। इसके बाद में अब बात करते हैं क्षेत्रीय भ्रमण की सीमाएं। पहली सीमा है कि इससे कक्षा शिक्षण में बाधा आती है कि कक्षा शिक्षण नहीं हो पाता है, पूरे दिन छुट्टी रहती है।
इसके बाद में इसमें दुर्घटनाओं का अधिक डर बना रहता है, जैसे बस दुर्घटना, नदी में डूबना, इस तरह की दुर्घटनाओं का डर रहता है। तीसरा बिंदु है गरीब निर्धन छात्र भ्रमण में भाग लेने में असमर्थ होता है, अतः वह इसका लाभ नहीं ले उठा पाते हैं। इसके बाद में आगे चौथा बिंदु है कि इसमें समय व धन अधिक लगता है। तो इस तरह से ये 4 इसकी सीमाएं हैं या कमियां हैं। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं क्षेत्रीय भ्रमण के समय शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनकी बात करते हैं। तो देखिए, पहला कर्तव्य है शिक्षक का कि शिक्षक को छात्रों की निगरानी रखनी चाहिए। नदी, झील, कारखाने, बिजली आदि स्थानों पर सावधान रहने के निर्देश देने चाहिए। दूसरा बिंदु है पूर्व से तैयार पाठ्यक्रम के अनुसार ही भ्रमण कार्य आयोजित किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु है निरीक्षण कार्य के बाद छात्रों का मनोरंजन भी करना चाहिए। चौथा बिंदु है भ्रमण से लौटते समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि सभी छात्र तथा ले जाई गई सामग्री है या नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया है। पर्यटन के समय नोट की गई सूचनाएं सुरक्षित रखी जानी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आगमन व निगमन विधि के अर्थ, चरण व गुण दोषों को स्पष्ट करते हुए हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो पहले हम बात करते हैं आगमन विधि के अर्थ के बारे में। तो इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों की भली भांति से अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। इसमें किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहले ज्ञात तथ्य अथवा नियम का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि पूर्व ज्ञान के आधार पर उचित सूझबूझ तथा तर्क वितर्क शक्ति की सहायता से आगे बढ़ा जाता है। सभी समस्याओं के हल, कार्यप्रणाली व परिणाम का उचित अध्ययन करके फिर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तथा नियम निकाले जाते हैं। इस प्रकार से हम छात्रों को पहले से ही नियम व सुनना बतला करके उनसे ही नियम व सूत्रों की स्थापना करवाते हैं। इस प्रकार से यह एक ऐसी विधि है जिसमें कि संख्या में उदाहरणों की सूत्र की स्थापना रचना की जाती है। इसके बाद में देखिए कुछ परिभाषाएं भी हैं कि लैंडन ने परिभाषा दी है, जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, उदाहरण अथवा वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं तो उनके पश्चात बालकों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तो यह शिक्षण विधि को आगमन विधि कहते हैं। इसके बाद में थंग ने एक परिभाषा दी है कि इस विधि में बालक स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति द्वारा किसी विशेष सिद्धांत अथवा निगम पर पहुंचता है, इसे ही आगमन विधि कहते हैं। इसके बाद में आगमन विधि के शिक्षण सूत्रों की बात करते हैं। तो पहला आता है यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दूसरा है उदाहरण से नियम की ओर, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, चौथा है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, पांचवा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि की कार्य प्रणाली की हम बात करते हैं। तो पहला है सत्यापन। तो एक सामान्य शिक्षक की रचना के बाद छात्र उस नियम का सत्यापन अन्य उदाहरणों की सहायता से करते हैं। दूसरा है निरीक्षण। तो अनेक उदाहरण आ जाने के पश्चात छात्र उदाहरणों का निरीक्षण करते हैं एवं उनमें समानताएं एवं भिन्नताएं ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु है उदाहरण प्रस्तुत करना। तो सर्वप्रथम अध्यापक कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं एवं उसके बाद छात्रों में ऐसी ही घटनाएं व उदाहरण सोचने को कहा जाता है। चौथा बिंदु है नियमीकरण। छात्र उदाहरणों का निरीक्षण करके एक सामान्य तथ्य ढूंढने का प्रयास करते हैं एवं सामान्य नियम बनाते हैं। इस तरह से इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आगमन विधि के गुण या विशेषताओं की हम बात करते हैं। तो पहला यहाँ पर गुण आता है कार्य के प्रति आत्मनिर्भरता। सदैव नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र उत्सुक रहता है। इसमें खोज के प्रति उत्साह पैदा होता है तथा आत्मनिर्भरता आती है। यह विधि बालक को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा इसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, जिससे इसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए स्थायी ज्ञान की प्राप्ति इसमें हो जाती है। तो इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी व उपयोगी होता है, क्योंकि यह छात्र के स्वयं के निरीक्षण, परीक्षण, सूझबूझ तथा बुद्धि के आधार पर आधारित होती है। तीसरा बिंदु देखिए नियमीकरण का अभ्यास। तो आगमन विधि द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण छात्र की शिक्षा के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विशिष्ट उदाहरण के निरीक्षण के आधार पर छात्र को नियमीकरण का अभ्यास हो जाता है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। यह विधि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। इससे छात्रों में सत्य के प्रति निष्ठा, आत्मविश्वास, समस्या को स्वयं हल करना, सूत्र तथा नियमों की स्थापना करना आदि गुण विकसित होते हैं। पांचवा बिंदु देखिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर का सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विज्ञान है। छठा बिंदु है कि बिना समझे रटने की प्रवृत्ति से विपरीत। तो आगमन विधि रटकर के ज्ञान को ज्ञात करने के विपरीत है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आगमन विधि के दोष क्या क्या हैं। तो देखिए पहला दोष है अध्यापक को अधिक श्रम करना पड़ता है। इस विधि के प्रयोग करने के लिए अध्यापक को पर्याप्त तथा पूरी तैयारी करनी पड़ती है तथा अधिक समय भी लगाना पड़ता है। प्रत्यक्ष उदाहरणों के लिए उपयुक्त सामग्री को भी जुड़ाना पड़ता है। दूसरा बिंदु देखिए विश्वसनीयता उदाहरणों पर आधारित होती है। इसके आधार पर
प्राप्त नियमों तथा परिणामों की विश्वसनीयता उदाहरणों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने अधिक उदाहरणों पर कोई नियम आधारित होता है, उतनी ही अधिक विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अतः अधिक से अधिक उदाहरणों का ही होना इस विधि में एक बहुत समस्या है, प्रमुख समस्या है। इसके बाद में तीसरा बिंदु देखिए, सफल प्रयोग अनुभवी अध्यापकों के लिए संभव। इस विधि का सफल प्रयोग केवल अनुभवी अध्यापकों के लिए ही संभव है। सभी अध्यापक अनुभव व विषयों को रुचि लेकर के नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, अतः इस विधि का उपयोग सीमित है। चौथा बिंदु है, समय अधिक लगता है। इस विधि में अधिक समय लगता है। छात्रों को यह पता नहीं लग पाता है कि कौन सा उदाहरण सही है और कौन सा गलत है, अतः वे अध्ययन में भटक जाते हैं। मतलब कि अभी हमने बात करी कि शिक्षक जो है बच्चों को एक उदाहरण दे देता है और छात्रों को खुद को उदाहरण बनाने के लिए कहता है, बट ये कन्फर्म नहीं है कि छात्रों ने जो उदाहरण बनाया है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबका एक एक उदाहरण सुनना पड़ेगा। तो जिसका जो गलत है उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है, सभी प्रकरणों के लिए उपयोगी नहीं है। तो यह विधि सभी प्रकरणों के लिए उपयोगी नहीं है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं निगमन विधि की। निगमन विधि का अर्थ देखिए, यह विधि आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत होती है। इस विधि से छात्रों को पहले ही पूर्व अनुभवों, प्रयोगों आदि द्वारा बने हुए नियम सिद्धांत बतला दिए जाते हैं। छात्र स्वयं इन नियमों की रचना नहीं करते। इन नियमों को छात्रों को याद करा दिया जाता है तथा इन नियमों के आधार पर कुछ प्रश्नों को सरल करा करके दिखाया जाता है। इसके बाद में लेंडन ने एक परिभाषा दी है कि निगमन विधि द्वारा शिक्षण में सबसे पहले परिभाषा नियम सिखाया जाता है एवं फिर उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। अतः अंत में तथ्यों के प्रयोग से पूर्ण स्पष्ट कर दिया जाता है। स्पष्ट है कि निगमन विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक स्वयं ही नियम, कार्य विधि आदि सब कुछ बता देता है तथा बालक केवल उन नियमों आदि का प्रयोग करके प्रश्न हल करने तक पहुंच जाता है, प्रश्न हल को कर देता है। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं हो पाता है कि नियम कहाँ से आया और कैसे पता लगाया गया। इस कारण यह कोई स्वतंत्र विधि नहीं है, यह केवल आगमन विधि द्वारा ज्ञात नियमों को प्रयोग करने की विधि है। अतः निगमन विधि आगमन विधि की पूरक विधि है। इसके बाद में बात करते हैं निगमन विधि की कार्य प्रणाली को लेकर के। पहला बिंदु आता है प्रयोग या उदाहरण। तो इस चरण के अंतर्गत नियम या सूत्र के स्थापन हेतु प्रयोग कार्य किए जाते हैं तथा विभिन्न उदाहरणों को सरल किया जाता है। इसके बाद में दूसरा बिंदु है कि निष्कर्ष। इस प्रकार उदाहरणों की सहायता से किसी भी एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तीसरा बिंदु है नियम या सूत्र की परिभाषा। नियम या सूत्र की परिभाषा में देखिए, इस चरण के छात्रों के समक्ष नियम या सूत्र या परिभाषा प्रस्तुत की जाती है। चौथा बिंदु है सत्यापन। इसमें प्रयोग या उदाहरणों की सहायता से निष्कर्ष का सत्यापन करते हैं। अब हम बात करते हैं निगमन विधि की विशिष्टता या गुणों को लेकर के। पहला गुण है जीवनोपयोगी विधि। जीवन से विभिन्न क्षेत्रों के नवीन समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि अत्यंत उत्तम है, क्योंकि हल प्राप्त करने के लिए सूत्रों या विधियों की जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा बिंदु आता है आगमन विधि की पूर्णता के लिए उपयोगी। तो आगमन विधि के साथ मिलकर यह उसकी अपूर्णता को संपूर्ण करती है तथा उसकी त्रुटियों को दूर करती है। तीसरा बिंदु है परीक्षा में सफलता के लिए उपयोगी। निगमन विधि से रटने पर बल दिया जाता है, जिससे छात्रों को अनेक सूत्र, परिभाषाएं आदि हर समय याद रखने होते हैं। इसका प्रभाव परीक्षा में सकारात्मक होता है व छात्र परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चौथा बिंदु है स्मरण शक्ति विकसित करने पर बल। यह स्मरण शक्ति को उभारती है, क्योंकि छात्र को अनेकों सूत्र, सिद्धांत याद करने का और याद रखने होते हैं। पांचवा बिंदु है अध्यापकों का कम परिश्रम। तो इस विधि में छात्रों व अध्यापकों को कम परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक सूत्र, सिद्धांत और ज्ञात करने से संबंधित पदों की जानकारी आवश्यक नहीं है। अनेक सूक्ष्म सिद्धांत छात्रों को कम समय में बताते हुए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, छठा बिंदु आता है बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी। तो यह निगमन जो विधि है यह बड़ी कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। निगमन विधि के दोष की हम बात करते हैं। पहला दोष आता है छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि अगर टीचर ध्यान नहीं देगा बच्चों पर तो फिर दोस्तों वहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा और बच्चे सीख नहीं पाएंगे। इस विधि में छात्र स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर नहीं सीखते हैं। सूत्र, सूक्ष्म विचारों आदि को समझना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। दूसरा बिंदु है रटने से मस्तिष्क पर अनावश्यक भार आता है। बहुत से सिद्धांतों को रटने से दिमाग को तथा स्मरण शक्ति को अनावश्यक भार उठाना पड़ता है। तीसरा बिंदु है तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति विकसित करने के अवसर नहीं। निगमन विधि में छात्रों में तर्क शक्ति, चिंतन आदि के विकास पर बल नहीं दिया जाता। उनको केवल पहले से बताए नियम, सिद्धांत को याद रखना होता है, वह उसे सिद्ध करना होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने बिंदु आता है, चौथा बिंदु मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल की ओर का सिद्धांत मनोविज्ञान के सिद्धांत के विपरीत है।
पांचवा बिंदु है प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं है। इस विधि में अर्जित जो ज्ञान है यह स्थायी नहीं होता है, क्योंकि सीखे हुए सूत्र सिद्धांतों का ज्ञात करने की विधि इसके द्वारा नहीं सिखाई जाती है। छात्र को सूक्ष्म सिद्धांतों को केवल मात्र बता दिया जाता है, उन्हें वे भूल जाते हैं। तो सिर्फ फॉर्मूला बता दिया जाता है, फॉर्मूला कैसे बना ये नहीं बताया जाता है। तो इस तरह की ये डिसएडवांटेज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।